हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो हम देख रहे थे अपनी सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर और उसकी यूनिट सेकंड हमारी चल रही थी। तो यूनिट सेकंड का ये हमारा लास्ट पार्ट है और इसमें हमारी बस 2-3 डिजीज हैं, उनको कंप्लीट करके ये यूनिट हमारी जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, देखो यूनिट सेकंड कंप्लीट में हो जाएगी, इसके बाद अब टाइम तो एग्जाम का बचा नहीं है, तो यूनिट थर्ड के आगे आपको क्या मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन चाहिए या आपको ऐसे सिलेबस वाइज चाहिए, जो भी चाहिए आप कमेंट्स करके बता सकते हो। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके अगर एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है तो वो कमेंट्स में लिख के बताओ कि कब कब कौन सा एग्जाम है, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बायोस्टैट और सोशल दोनों के बना रखे हैं, उनकी वीडियो जाके आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए, तो अब हम समझते हैं यहाँ पे आगे की कहानी। तो हमने यहाँ पर देखा था, ये हमारा जो चैप्टर था इसका नाम था प्रिवेंटिव मेडिसिन, यानी कि ये हमारा एक पूरा का पूरा ऐसा फंडा था जिसके अंदर हम सीख रहे थे कि कैसे हम कोई भी डिजीज है इन सबको प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये बात आप जानते हो कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम इन बीमारियों को होने से पहले ही बचा लें तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और उस बीमारी की वजह से जो नुकसान होते हैं वो हमको देखने को नहीं मिलेंगे। तो यही सारा कुछ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर जो हमारी बीमारियाँ थी, टोटल हमारे पास 14 यहाँ पर चीज़ें थी, जिसमें हमको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा था। एक था कम्युनिकेबल डिसीजेज, एक था नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। तो कम्युनिकेबल में वो आती थी जो स्प्रेड होती थी और मोस्टली पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट या फिर मच्छर के द्वारा, मॉस्किटो, दो चीज़ों के द्वारा ये हमारी हो रही थी। तो वो हमने दोनों यहाँ अच्छे से पढ़ लिया। अब आती है हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज के बारे में। ये हमने अभी दो पार्ट में पढ़ा है, पार्ट 1 पार्ट 2, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अब आती है हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। तो ये हमारी वो डिजीज होती है जो एक्चुअल में मोस्टली ओल्डरली पीपल्स को होता है, यानी कि जो मतलब एज ज़्यादा हो जाती है और ये कम्युनिकेबल नहीं होती है। ऐसा नहीं है जैसे हाइपरटेंशन है, तो अगर मान लो कि किसी एक बंदे को हाइपरटेंशन है तो ऐसा नहीं है कि दूसरा उससे मिला और उसको भी हो जाएगा। तो ये हमारी नॉन कम्युनिकेबल होती है कि भाई एक दूसरे में क्या है, फैलती नहीं है ये। तो यहाँ पर हमारी टोटल आएंगी 4 बातें जिनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला हमारा आएगा हाइपरटेंशन, सेकंड आएगा डायबिटीज मेलाइटस, थर्ड आएगा हमारा कैंसर और फोर्थ आएगा टॉपिक ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग सब्सटेंस अब्यूज। तो देखा जाए तो इन सब के बारे में हम ऑलरेडी अपनी स्टडी कर चुके हैं, या तो फार्माकोलॉजी में या फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री में। तो वो सब पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। मेन जो हमारी बात यहाँ पे है, जो हमारी सोशल के अकॉर्डिंग है, वो आएगा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ दैट डिसीज, यानी कि आप इनको प्रिवेंट कैसे करते हो, कंट्रोल कैसे करते हो। क्योंकि उन वाले जो हमारा सब्जेक्ट था मेडिसिनल और कॉलोजी, उसमें सिर्फ हमने ये पढ़ा था कि इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट पढ़ा था हमने कि भाई ये दवाइयां हम यूज़ करते हैं एंटी मलेरियल या एंटी हाइपरटेंसिव, लेकिन इनको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे वो बातें हम इस वाली वीडियो में यहाँ समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक एक करके सभी को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक इंट्रो आपने पढ़ लिया नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का। अब पहली हमारी डिसीज में आती है हाइपरटेंशन। तो देखो हाइपरटेंशन अगर यहाँ पे वर्ड देखें तो हमारा दो वर्ड से मिलकर यहाँ पे बना है। आपको सिंपल यहाँ पे मैं समझाऊंगा। तो हाइपर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो पहला वर्ड है हमारा हाइपर, हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, यानी कि कोई चीज़ हमारी क्या है, ज़्यादा हो गई। और टेंशन एक तरह से हम बोल सकते हैं, आप चाहो तो देसी बंदा भी ले सकते हो, ये बहुत भारी टेंशन है, या एक तरह से हम टेंशन को यहाँ पे करते हैं प्रेशर, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो हाइपर टेंशन का मतलब है कि ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। अब ये ज़्यादा प्रेशर किस चीज़ का होता है, तो आपको बताया कि भाई हमारी जो पूरी बॉडी है उसके अंदर हमारी क्या ब्लड वेसल्स भरी पड़ी हैं और उसी के द्वारा क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वो क्या करता है, फ्लो करता है। भाई सिंपल सी बात है। और ब्लड फ्लो क्यों करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई सिंपल है कि कोई भी न्यूट्रिएंट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, या कोई भी ड्रग हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया, सारा कुछ जो है वो हमारे इन्हीं ड्रग के थ्रू पूरी बॉडी में जाके क्या होता है, ट्रांसमिट, क्योंकि पूरी बॉडी में हमारा ब्लड फैला हुआ है। तो इसी तरह हमारा जाता है। अब आपको पता है कि भाई सिंपल सी ये चीज़ हमारी यहाँ पर, तो जब ब्लड यहाँ से बहेगा तो वो इस वाली क्या होगा, इस वाली वॉल्स पे जाके लगेगा, और जब यहाँ वॉल्स पे जाके लगेगा तो एक प्रेशर क्रिएट करेगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैं यहाँ पे हाथ ऐसे चल रहा हूँ तो मेरा जो हाथ है वो नीचे जमीन पर भी लग रहा है इस वाले कागज पे, तो कुछ ना कुछ फोर्स क्रिएट कर रहा है, कुछ प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो इसी तरह जब यहाँ पर ब्लड हमारा बहेगा तो वो इन वाली वॉल्स जो है, आर्टरीज हमारी हैं, इन पर कुछ प्रेशर लगाता है। तो इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्लड ने क्या लगाया, ये प्रेशर लगाया। अब जो ब्लड प्रेशर है ये वाला, ये हमारा नॉर्मल होना भी जरूरी है। अगर ये ज़्यादा होगा तब भी नुकसान देगा और कम होगा तब भी नुकसान देगा। तो ये सब बातों के लिए हमने जो अपनी डिटेल्स वीडियो पहले हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ा, अगर चाहो इंटरेस्टेड हो आप जीपेट वगैरह के लिए तो उन वीडियोज़ को जाके देख सकते हो। बस सिंपल आप यहाँ पर अभी समझ लो शॉर्ट में कि हाइपरटेंशन का मतलब क्या है, कि हमने यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, यानी कि टेंशन हमारा ज़्यादा है तो हमने क्या किया, ब्लड प्रेशर समझ लिया। अब ये जो ब्लड प्रेशर है वो हमारा क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और जब ये ज़्यादा हो जाता है तो ये हमारी बॉडी में बहुत सारे नुकसान कॉज कर सकता है। तो ये हमारी थी प्रॉब्लम हाइपरटेंशन की। इसके अंदर क्या हो रहा है कि इट इज़ अ कंडीशन ऑफ एलिवेटेड ब्लड प्रेशर इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो उसी को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब जो नॉर्मल रेंज है वो हमारी होती है 120/80, और ये 120 हमारा सिस्टोलिक होता है और 80 हमारा डायस्टोलिक होता है। अब कितने यहाँ पर हमारे भाई विद्वान लोग बैठे हैं,
कितने होशियार लोग हैं, उनसे कमेंट में क्वेश्चन है कि आप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक से क्या समझते हो। कमेंट्स करके बताओ, देखते कितने लोगों को इनके बारे में नॉलेज है। और कमेंट्स करना जरूर, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे कई बार बहुत जगह मतलब फंस जाते हैं, कोई जनरली पूछ लेता है, तो आपको आने चाहिए। बाकी एक चार्ट मैं यहाँ ऐड कर दूंगा, यहाँ पर आप देख लेना, शो हो रहा होगा आपको कि हाइपरटेंशन एक्चुअल में मतलब रेंज आपको पता लग जाएगी। ये रेंज भी आपके लिए जरूरी है, आपके जनरल भी काम आने वाली है। तो ये रेंज होती है कि हाइपरटेंशन स्टेज 1 स्टेज 2 जो भी जैसा भी है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन आता है कि भाई चलो माना कि हाइपरटेंशन हो गया, कि भाई चलो बढ़ गया ब्लड प्रेशर, तो नुकसान क्या है इस चीज़ के, भाई तभी तो हम इसके बारे में प्रिवेंट करेंगे, पहले हमको नुकसान तो पता होने चाहिए। तो अगर सिंपल देखा जाए तो कॉम्प्लिकेशंस, हम इस वर्ड को यहाँ कॉम्प्लिकेशन बोलेंगे कि भाई हाइपरटेंशन के नुकसान क्या है। तो अगर हमारा हाइपरटेंशन बढ़ जाता है तो देन ये हमारे हार्ट के लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि जो मेन हमारी चीज़ वो हमारे क्या है, हार्ट है। तो हार्ट ही क्या करता है, सारे ब्लड को लेके पंप कर रहा है पूरी बॉडी के अंदर। तो अगर ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो हमारे हार्ट को क्या करेगा, नुकसान करेगा। तो वही है कि इट इज डेंजरस बिकॉज इट इज अ प्राइमरी रिस्क फॉर कार्डियोवास्कुलर डिसीज, यानी कि जितनी भी हमारी हार्ट की बीमारियां होती है वो मोस्टली हमारी हाइपरटेंशन की वजह से होंगी। तो ये हमारा एक रिस्क हो गया। फिर इंड्यूसिंग स्ट्रोक, स्ट्रोक मतलब एकदम झटका लगना, अटैक वगैरह आ जाना, हार्ट अटैक हो गया हमारा, कि भाई हार्ट अटैक भी आ सकता है, हार्ट फेल भी हो सकता है। और एक ये बीमारी हमारी है एन्यूरिज्म। तो ये मैंने आप लोगों को ला रहा, आप बहुत लोग पता है क्या बोलेंगे कि सर जो जो कठिन होता है वो आप हमें बोल देते हो। भाई एक आध ऐसी बात है, अब जब पता करोगे तभी आपका माइंड थोड़ा सा एक्टिव होगा और आप थोड़ी सी मतलब एक तरह से माइंड की आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा सर्च करो, क्योंकि ये तो नॉर्मल सबको पता ही है क्या होता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। तो वो आपके लिए जरूरी है, ऐसा करो और कमेंट्स में लिख के बताओ, ये आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर कमेंट्स में लिख के बताना। तो अब यहाँ पर और देखा जाए तो हाइपरटेंशन हमारा किडनी फेल भी कर सकता है, क्योंकि किडनी से भी हमारा जो ब्लड है वो फिल्टर किया जाता है। ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, और सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी कई केस में देखा गया है कि भाई बहुत चीज़ें ये हो सकती है। सेक्सुअल डिस्फंक्शन मतलब एबिलिटी वगैरह कम हो सकती है। तो ये हमारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हमारा हाइपरटेंशन ये प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, यानी कि हाइपरटेंशन की वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए हाइपरटेंशन को ठीक करना जरूरी है। तो अब समझना है कि भाई चलो हाइपरटेंशन है ये बीमारी की, लेकिन हाइपरटेंशन हुआ क्यों हमारा। तो हाइपरटेंशन होने के पीछे सबसे मेन रीजन हमारा होता है वेजो कंस्ट्रिक्शन। अब वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि जैसे हमारी ये ब्लड आर्टरीज है, पूरी ब्लड वेसल्स है, अगर ये हमारी पतली हो जाए, पतली मान लो ये हमारी ऐसी है, अब ये अगर हमारी ऐसी हो जाए, कितनी हो जाए ऐसे, अब भाई ऐसी हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है कि ब्लड तो हमारा उतना ही है। तो जब हमारा ब्लड यहाँ पे इतना ही होगा तो अब ब्लड हमारा क्या होगा, यहाँ से धक्का मुक्की, यानी कि आपने देखा होगा जनरल ट्रेन होती है मुंबई की या कहीं भी, बहुत ज़्यादा मतलब गर्दी करे, बहुत ज़्यादा उसमें भीड़ बढ़ा दे, बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा, तो क्या होगा, ये चीज़ हमारी आपस में टकराएंगी। तो वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो लोग जनरल डिब्बे में गए होंगे ट्रेन के वो अच्छे से जानते होंगे, या आप कोई भी छोटी चीज़ों में बड़ी चीज़ें फिट करोगे तो यही होगा हमारा। तो यहाँ पर आप ये समझ रहे होगे। तो ये हमारा क्या होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन। अब ये किस लिए होती है, उसके पीछे यहाँ पर रीजन आपको जानने हैं। तो सबसे बड़ा एक तो ये हो गया, दूसरा होता है इंक्रीज इन ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम, यानी कि अगर ब्लड का हमारा लेवल बढ़ जाए, यानी कि ये आर्टरी इतनी है लेकिन ब्लड हमारा यहाँ पर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा आने लग गया। तो जब ब्लड हमारा ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि इस ब्लड के लिए ये हमारी कंडीशन वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। तो यही हमारा होता है कि अगर ब्लड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाए देन ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो इसके पीछे रीज़न होते हैं रीनल डिसऑर्डर, यानी कि अगर हमारा एक रास सिस्टम होता है जो हमारे ब्लड वॉल्यूम को कंट्रोल करता है, पूरा हमारा किडनी की तरह चलता है, वो उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, देन होती है यूरिनेशन कम हो जाती है, भाई लोगों को यूरिन वगैरह कम आती है। और उस केस में क्या हो जाएगा कि भाई जब यूरिनेशन ज़्यादा होती है ना तो वो ब्लड को सोडियम को निकालता रहता है। तो जब ये कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हाइपरलिपिडेमिया का मतलब क्या है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग ऑयली चीज़ें खाते हैं, लिपिड्स वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स होता है यहाँ पे इस तरह के प्लेग जनरेट हो जाते हैं। और जब ये हमारे प्लेग जनरेट हो जाते हैं इसमें, तो क्या होगा, ब्लड हमारा इसमें टकराएगा, और टकरा टकरा के क्या होगा, एक तो देखो यहाँ पर मार्जिन हमारा कम हो गया, पहले इतना था अब हमारी ये क्या हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। और जब मार्जिन कम हो गया तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर वेजो कंस्ट्रिक्शन वाली सिचुएशन आ जाएगी, और उस केस में हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। फिर ओबेसिटी, मोटापा होगा, तो ये भी हमारा बहुत बड़ा क्योंकि हाइपरलिपिडेमिया का रीजन है। एंडोक्राइन, कोई भाई हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया उसकी वजह से। कार्डियोवास्कुलर, अगर हार्ट में वैसे कोई प्रॉब्लम होगी, वाल्व खराब है या वो चीज़ खराब है, देन हमारा पंप नहीं हो पाएगा। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हमारा इसके लिए एक मेन कॉज होता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है हमारी जिनकी वजह से हमें हाइपरटेंशन देखने को मिल जाता है। अब इसके कुछ रिस्क फैक्टर के बारे में बात करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये एक्चुअल में होती क्यों है यहाँ पर। तो सिंपल देखा जाए, मोटापा, अगर किसी का बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा उसमें फैट है, ज़्यादा है, तो उसको हाई चांस है कि भाई हाइपरटेंशन हो सकता है, तो वो अपने आप को मेंटेन करके रखे। कोई बहुत ज़्यादा नमक खाता है, सोडियम इंटेक ज़्यादा है, तो सोडियम हमारा ब्लड के अंदर जाता है, आपको पता है ब्लड के अंदर होता है, तो वो हमारे ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएगा, तो ये नुकसानदायक है। स्मोकिंग कोई बहुत ज़्यादा जाता है तो उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई क्या होगा, ऑक्सीजन कार्बन का ही लेवल खराब हो जाएगा पूरा। स्ट्रेस कोई ज़्यादा लेता है, देन प्रॉब्लम है। एल्कोहल का कोई ज़्यादा यूज़ करता है, देन
प्रॉब्लम है, फिजिकल एक्सरसाइज कोई कम करता है तो प्रॉब्लम हो, फिजिकल एक्सरसाइज कम करने की वजह से ओबेसिटी भी बढ़ सकती है। और एक लास्ट में आता है फैमिली हिस्ट्री की, अगर किसी को जेनेटिक भी हो सकता है, भाई किसी के पेरेंट्स वगैरह का होता है तो बहुत चांस है कि उसके अंदर बच्चे को भी हो सकते हैं। तो ये हमारा जेनेटिक है, तो इसीलिए कहा जाता है अपने आप को फिट रखो, हेल्दी रखो, क्योंकि आज आपको जो है ना हो सकता है आने वाले टाइम में आपके बच्चों को हो सकता है जेनेटिक। तो आप अगर स्वस्थ रहोगे, आप अच्छे रहोगे, तो आपके बच्चों वैसे ही ऑटोमेटिक ठीक रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे रिस्क फैक्टर या कॉजेस थे। अब सिम्टम्स के बारे में बात करें कि भाई कैसे पहचानेंगे कि हमें हाइपरटेंशन हो रखा है। तो कई केस में तो हमारा हाइपरटेंशन के हमें कुछ पता ही नहीं चलता क्या कैसे, तो इसीलिए इसको साइलेंट किलर नाम से भी जानते हैं कि कई केस में ये डायरेक्टली हार्ट, आपने सुना होगा रात सोया भैया बंदा सुबह उठा ही नहीं है, तो रात में ही एकदम उसका बीपी बढ़ गया और उसको हार्ट अटैक वगैरह आ गया, तो ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो अब अगर और देखा जाए तो सीवर हेडेक यानी कि सर दर्द बहुत तेज होगा। ब्लड विजन एक काफ़ी अच्छा मतलब सिम्टम है जो एक यूनिक है, यानी कि इसमें यूनिक भी होता है जिससे आप पता लगा सकते हो कि हाइपरटेंशन, कि आपको धुंधला धुंधला एकदम दिखाई देने लगता है। तो कई केस में या तो बीपी बहुत डाउन हो जाता है तब ऐसा होता है, या बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब ऐसा होता है। फिर चेस्ट पेन, सीने में दर्द हो सकता है, आपके सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। डिजीनेस मतलब बहुत ज़्यादा चक्कर, डिजीनेस एक तरह से नींद वगैरह होती है कि आप डाउन हो गए, वॉमिटिंग वगैरह आ सकती है। फैटिगनेस और इरेगुलर हार्ट बीट आपकी एकदम बहुत तेज हो जाएगी, ये आप फील भी कर सकते हो। तो ये हमारी कुछ चीज़ है। अब डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो इसके लिए हमारी किट आती है पूरी की पूरी, तो उसको आप यहाँ लगाते हो, आला वगैरह लगा के। आजकल तो स्मार्ट वॉच भी आ गई है, स्मार्ट वॉच को बस पहनो और वही आपका बीपी वगैरह सब बता देती हैं। तो लिख दूंगा मैं यहाँ पर। तो डायग्नोस इस तरह से हम करते हैं। अब मेन आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन, कि आप इसको कंट्रोल कैसे करोगे। तो इट इज़ डेंजरस, तो इट्स प्रिवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ये हमारा एक डेंजरस है क्योंकि ये हमारा क्या कर रहा है, हाइपरटेंशन बाकी और बीमारियों को जन्म दे रहा है, यानी कि कार्डियोवास्कुलर के लिए, किडनी के लिए, ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए। तो ऐसे जब दिक्कत आ रही है इसलिए इसको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या है, चेंज इन लाइफस्टाइल, यानी कि आप अपनी लाइफस्टाइल को अगर हेल्दी रखोगे तो बाकी प्रॉब्लम आपको ऑटोमेटिक नहीं होगी। और फिजिकल एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी है, एटलीस्ट कुछ भी ना हो ना तो आप सुबह शाम टहलना शुरू कर दो, वॉकिंग शुरू कर दो, खाने के बाद वॉकिंग शुरू कर दो। इतना करोगे तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। स्ट्रेस रिडक्शन, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना, लाइफ को बोलो चिल, जो चल रहा है सब ठीक हो जाएगा। अच्छा टाइम नहीं रुकता तो बुरा टाइम भी नहीं रुकेगा, सब ठीक हो जाएगा। देन हमारी आती है हेल्दी डाइट। तो डाइट में आपको क्या करना है, साल्ट की चीज़ें ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि अगर अभी लोगे ना तो भाई बाद में जब बुढ़ापा आएगा तो आप बिल्कुल भी टेस्ट भी नहीं कर पाओगे, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। चीनी वगैरह के लिए भी सेम ही चीज़ है। एल्कोहल कंजप्शन आपको कम करना है, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का यूज़ आपको ज़्यादा करना है, ग्रीन वेजिटेबल्स और फल फ्रूट वगैरह। यही बातें आपको लग रही होंगी ज्ञान की, पर यही सारी है। अब अगर ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो भाई इसमें मेडिकेशंस का हम यूज़ करेंगे, जिसमें सबसे पहले आते हैं वेजोडाइलेटर्स, क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती थी। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन का वेजोडाइलेटर मतलब क्या है कि इसको फिर से क्या कर देंगे, डायलेट कर देंगे, तो ब्लड हमारा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। फिर जहाँ बीटा ब्लॉकर्स आते हैं तो ये हमारे क्या करेंगे, कैल्शियम इसमें यूज़ होते हैं, मतलब बीटा ब्लॉकर्स एक्चुअल में क्या करेंगे, हमारे ब्लड लेवल को थोड़ा सा कम कर देंगे। एटिनिलॉन, प्रोपेनॉल। डाईयूरेटिक्स हमारे हो गए जो मतलब उसको बढ़ा देते हैं हमारी यूरिनेशन को। फिर यहाँ एसीवी इनहिबिटर्स हो गए, तो इनके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, एटिनॉल, प्रोपेनॉल, थायाजाइड्स हो गया, कैप्टोप्रिल हो गए। तो ये सब चीज़ें हमारे ट्रीटमेंट में हम इन ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको हाइपरटेंशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट से आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सेकंड हमारी यहाँ पर डिजीज आती है डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डायबिटीज़ मेलाइटस को हम आम भाषा में यानी कि रेगुलर जो लोग वगैरह जानते हैं उसमें हम क्या बोलते हैं कि भाई शुगर हो गई है, इनको शुगर हो गई है। और ये भी मोस्टली आपको एल्डरली पीपल्स में ही देखने को मिलता है, इसीलिए बोल रहा था नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हमारी मोस्टली ओल्ड एज पीपल्स के लिए होती है। तो यहाँ पर डायबिटीज़ मेलाइटस को हम जो है शुगर नाम से भी जानते हैं, ब्लड शुगर वगैरह बहुत लोग बोलते हैं, और कॉमनली इसको डायबिटीज़ बोलते हैं कि भाई डायबिटीज़ वगैरह तो नहीं है, ये चीज़ है। अब ये एक्चुअल में है क्या, तो इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसीज इन विच ब्लड शुगर लेवल इज हाई फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर हमारा क्या होता है, ब्लड, जो मैंने आपको बताया। तो जो हमारा ब्लड होता है, इस ब्लड में हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ट्रांसफर होती हैं। तो इसमें से एक चीज़ हमारी होती है शुगर। अब ये शुगर क्या होती है, इसकी छोटी सी अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाना पीना खाते हैं। तो भाई जो हमने मान लो रोटी खाई या हमने चावल खाए, कुछ भी खाए, तो इनको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। ये बात आपने जानी होगी, यानी कि इन सब के अंदर हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअल में एक बड़ी फॉर्म है। जैन कार्बोहाइड्रेट्स हमारा टूटता है छोटे छोटे पार्ट्स में, और जब वो टूटता तो उसी के अंदर से हमारा एक बनता है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अब बायोकेमिस्ट्री अगर किसी ने हल्का फुल्का भी देखा होगा तो देन हम जब हमारा ग्लूकोज बन जाता है तो ये ग्लूकोज क्या करता है, फर्दर ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में एटीपी जनरेट करता है। अब एटीपी का मतलब क्या है, तो एटीपी हर कोई जानता है कि एटीपी होती है एनर्जी। तो एनर्जी का मतलब क्या है, ताकत, यानी कि अब हमारी बॉडी
चलेगी। तो एक तरह से हमारा जो ग्लूकोज है वो एज अ फ्यूल वर्क करता है, यानी कि हमारी बॉडी में फ्यूल की तरह काम करेगा। अब जो ग्लूकोज हमारा एटीपी कैसे बनाता है, तो आपने जो है मतलब बहुत सारी ग्लाइकोलिसिस साइकिल पढ़ी होगी, सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ी होगी, ग्लाइकोलिसिस बहुत सारी साइकिल पढ़ी होंगी। तो उन सब में क्या होता है, ग्लूकोज हमारा घूमता रहता है, फ्रक्टोज बनता है, ये बनता है, और उनके साथ में हमारा क्या है, एटीपी जनरेट होती रहती है। तो हमारा जो मेन मोटिव है वो हमारा ये नहीं है कि हमको ये ग्लूकोज चाहिए, हमको एक्चुअल में क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो ग्लूकोज है वो हमारा क्या है, इस ब्लड के अंदर है। किसके अंदर है, ब्लड के अंदर है। लेकिन ये ग्लूकोज हमारा एटीपी जनरेट कब करता है, जब ये ग्लूकोज हमारे सेल्स के अंदर पहुँच जाता है, यानी कि हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, सबसे छोटे पार्ट हमारा सेल्स है, उसी में जाता है। तो जब ये ग्लूकोज हमारा सेल्स के अंदर पहुँच जाता है, तो सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअल में ये पावर हाउस होता है। तो यही हमारा क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है। किससे करता है, ग्लूकोज से करता है। बहुत सारी साइकिल इसके अंदर चलती हैं, जो भी आपने साइकिल पढ़ी होंगी वो सब हमारी इसी के अंदर ही चलती हैं। तो हमारा ग्लूकोज का इस सेल्स के अंदर जाना हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी कि ये एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा ग्लूकोज क्या हो, सेल्स के अंदर जाए, तभी जो हमारा क्या करेगा, जो ग्लूकोज है वो हमारा क्या करेगा, एटीपी जनरेट करेगा और एनर्जी बनाएगा। तो यहाँ पर आप पूरा फंडा समझ गए कि हम जो भी खाना पीना, रोटी चावल दाल जो भी खा रहे हो, उससे हमारा कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। हम कार्बोहाइड्रेट्स को उठाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमको मिलता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स हमारा फर्दर ब्रेक डाउन हो के हमारा ग्लूकोज फ्रक्टोज एंजाइम में कन्वर्ट होता है, तो वो ग्लूकोज बनता है। अब ग्लूकोज का काम क्या है कि ये हमारा बेसिकली ब्लड के अंदर होता है और वो हमारा इधर उधर पूरे बॉडी में ट्रांसफर करता रहता है। अब वो ब्लड हमारा क्या करेगा, ब्लड के थ्रू ये ग्लूकोज हमारा सेल्स के पास आता है, और जब वो सेल्स के पास चला जाता है, देन सेल क्या करता है, उस ग्लूकोज से एटीपी बनाता है, और एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी पूरी बॉडी को, जिससे हमारी बॉडी चलती है। तो ये बेसिक फंडा आप यहाँ पर समझ गए। अब समझो कि प्रॉब्लम क्या आती है डायबिटीज मेलाइटिस के केस में। तो डायबिटीज मेलाइटिस के केस में क्या आता है कि जो हमारे ये ग्लूकोज है वो इस शुगर के अंदर, जो हमारे ब्लड है, इसके अंदर बढ़ जाता है। यानी कि जो ग्लूकोज है वो हमारा क्या हो रहा है, इस सेल्स के अंदर नहीं जा पा रहा है। मेन प्रॉब्लम क्या समझो, ये हमारा इसके अंदर, यानी कि जो ये वाली प्रोसेस थी, यानी कि जब ग्लूकोज हमारा इस सेल्स के अंदर जा रहा था तभी तो एटीपी बना रहा, तो ये यहाँ पे जाना बंद हो जाता है। और जब ये यहाँ जाएगा नहीं तो ऑटोमेटिक जो हमारा ग्लूकोज है वो क्या होगा, इस ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। और जब ब्लड के अंदर हमारा ग्लूकोज बढ़ जाता है तो इसी कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसेमिया या फिर डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। तो डायबिटीज मेलाइटिस हो, आप इससे अच्छा शायद ही कभी समझे होगे, तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो इट इज अ कंडीशन इन विच पर्सन्स बॉडी कैन नॉट कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड। यानी कि जो हमारे ये ग्लूकोज है, इसी को हम शुगर बोलते हैं। तो ये शुगर का लेवल हमारे इस ब्लड के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो अब आप जो है डायबिटीज़ के बारे में समझ गए। अब क्वेश्चन आएगा कि सर फिर इसके नुकसान क्या हो रहे हैं। भाई कोई बात नहीं है, भाई हमारा जो ग्लूकोज है वो इस ब्लड के अंदर बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, क्या हो गया। तो दिक्कत हमारी क्या है कि भाई ग्लूकोज हमारे इसके अंदर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वो हमारे सेल्स को नहीं मिल रहा। और जब हमारा ग्लूकोज इस सेल्स को नहीं मिलेगा तो यहाँ पे अगर सप्लाई कट कर देंगे तो हमारी बॉडी में एटीपी जनरेट नहीं होगी, भाई एनर्जी नहीं बनेगी। और जब एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो बॉडी चलेगी कहाँ से, फ्यूल कहाँ से होगी। ये तो भाई सिंपल सी बात हो गई कि मान लो आपने क्या किया, अपनी गाड़ी के अंदर, अपनी बाइक के अंदर या कार के अंदर आपने पेट्रोल तो डलवा दिया, लेकिन जो पेट्रोल का पाइप है वो बंद है, यानी कि वो हमारा इंजन तक नहीं आ पा रहा है पेट्रोल। तो उससे कोई फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं पड़ रहा। भाई भरे रहो तुम पूरी टंकी, लेकिन इंजन तक ही नहीं आएगा वो पेट्रोल, तो गाड़ी चलेगी कैसे। सेम फंडा यहाँ है कि जो ग्लूकोज है हमारा पूरा ब्लड के अंदर भरा पड़ा है, एक्स्ट्रा भरा पड़ा है, उसको हम ग्लूकोज, ब्लड शुगर ग्लूकोज या डायबिटीज बोल रहे हैं। लेकिन वो ग्लूकोज हमारा सेल्स के पास नहीं पहुंच रहा। जब सेल्स के पास नहीं पहुंचेगा तो एटीपी नहीं बनेगा, एटीपी नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी नहीं चलेगी। तो ये एक्चुअल में प्रॉब्लम हमारी होती है डायबिटीज मेलाइटिस की, और इसीलिए ये चीज़ हमारे लिए कई केस में डेंजरस भी हो जाती है। अब दूसरा क्या होता है कि कई केस में ये हमारा जब ज़्यादा बढ़ने लगता है तो बहुत केस में क्या है, पानी सा बन जाता है। और हमारे कई केस में अगर आपने ओल्ड एज में देखा होगा तो बहुत जगह पानी वगैरह से भर जाता है, पेट फूल जाता है, इसको एक्सटर्नली बाहर भी निकाला जाता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। आप शॉर्ट में बस इतना यहाँ पर समझ गए होंगे, ठीक है। तो यही कहानी मैंने यहाँ लिखी है कि ये हमारा पूरा ब्लड इस तरह होता है, और ये हमारा क्या होता है, ग्लूकोज है वो हमारे सेल्स के अंदर जाके देन वो एटीपी वगैरह बनाता है। अब यहाँ पर हमारी एंट्री होती है इस पूरे डायबिटीज मेलाइटिस के हीरो की। अब इसका हीरो कौन है, तो इसका हीरो हमारा है इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या चीज़ है, कुछ सुना वर्ड लग रहा होगा। तो इंसुलिन एक हमारा हार्मोन है। अब ये हार्मोन हमारा आता कहाँ से है, तो हमारा इस तरह का एक होता है पेनक्रियाज। तो ये पेनक्रियाज में हमारे कुछ टाइप्स होते हैं, तो इसी में एक होता है हमारा बीटा सेल। तो ये बीटा सेल्स एक्चुअल में क्या करता है, ये बीटा सेल्स हमारा प्रोड्यूस करता है इंसुलिन को। यानी कि बीटा सेल ने क्या बनाया, हमारा पेनिसिलिन, यानी कि इंसुलिन के पापा कौन है, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज। बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज यानी कि पेनक्रियाज इंसुलिन का बाप है, और इंसुलिन हमारी पूरे इस डायबिटीज मेलाइटिस का हीरो हो गया। अब जो इंसुलिन हमारा है एक्चुअल में वो हमारा हार्मोन है। अब इसका काम क्या होता है, तो जो इंसुलिन है वही हमारा क्या करता है, इस ग्लूकोज को इसके अंदर यानी कि एटीपी के अंदर पहुंचाने का काम करता है। तो अब अगर हम यहाँ पता लगाएं कि ग्लूकोज हमारे इसमें जा क्यों नहीं रहा, यहाँ पे भर रहा है वो तो अलग केस है, लेकिन ये ग्लूकोज इस सेल्स के अंदर जा क्यों नहीं रहा, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई इसको ले जाने के लिए क्या काम है, इस इंसुलिन का काम है।
यानी कि इसको मैं अच्छा अगर एग्जांपल दूं तो मान लो मैं हूं, तो भाई इस चैनल पर वीडियोस मैं बना रहा हूं। अब अगर इस चैनल पर वीडियोस नहीं आएंगी तो आप सबसे पहले किसको पकड़ोगे? मुझे पकड़ोगे भाई क्यों नहीं आ रही हैं। तो वही केस है कि ग्लूकोज अगर हमारे सेल के अंदर नहीं जा रहा तो इसको यहाँ ले जाने का काम हमारे इंसुलिन का होता है। तो हम सबसे पहले पकड़ते हैं इंसुलिन को, भाई ये काम क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमको पता लगता है कि मेन प्रॉब्लम हमारी क्या है, यहाँ पर इंसुलिन के अंदर होती है। तो इसी के बेस पर यानी कि इंसुलिन के बेस पर हमारा जो डायबिटीज मेलाइटस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इंसुलिन क्या है ये आप समझ गए, एक हार्मोन होता है जिसका ये काम होता है, इसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये दो हमारे टाइप्स में आता है, एक आता है टाइप 1 डायबिटीज, एक आता है हमारा टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज को हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा जो डायबिटीज है पहला वाला वो इंसुलिन पे डिपेंड करता है। सेकंड हमारा आता है नॉन इंसुलिन डायबिटीज, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, यानी कि ये हमारा क्या है इंसुलिन पे डिपेंड नहीं करता है। अब ये कहानी क्या है, तो इसका सिंपल सा फर्क इतना समझ लो कि टाइप 1 डायबिटीज में क्या हो रहा है कि इंसुलिन जो हमारा है वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है इस ग्लूकोज को सेल के पास भेजने के लिए। तो इस केस में जो हमारा टाइप 1 है इसमें या तो हमारा इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, या तो हमारा इंसुलिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर हम बोल रहे हैं या तो हमारा इंसुलिन बन नहीं रहा है या हमारा इंसुलिन बहुत कम बन रहा है। तो ऐसा कब होगा कि भाई इनके जो माँ बाप है इनमें अगर कोई डिफेक्ट आ गया, कोई दिक्कत आ गई, तो जो हमारे बीटा सेल्स और पैनक्रियाज है इनमें कोई इन्फेक्शन हो गया या इनमें कोई प्रॉब्लम हो गई, देन हमारा क्या होगा, जो इंसुलिन है वो हमारा नहीं बनेगा या बहुत कम बनेगा। और जब इंसुलिन हमारा बनेगा ही नहीं, इंसुलिन है ही नहीं, तो हमारा ग्लूकोज इसके अंदर नहीं जाएगा। तो यही एक्चुअल में हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती है कि पहला जो टाइप 1 डायबिटीज उसमें हमारे इंसुलिन बनना बंद होता था, और इंसुलिन जब बनना बंद हो जाएगा तो हमारा ग्लूकोज इसके अंदर नहीं जाएगा, और जब ग्लूकोज सेल्स के पास नहीं जाएगा तो ग्लूकोज ब्लड शुगर मतलब कि ब्लड के अंदर भर जाएगा, और इसको हम ब्लड शुगर बोलते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज में एक्चुअल में हमारी प्रॉब्लम क्या है कि इंसुलिन बनना हमारा बंद हो जाता है। अब ये जो हमारा सीन है इसको हम मोस्टली क्या, इसको हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये मोस्टली हमारा बच्चों के अंदर देखने को मिल जाता है कि बच्चों में होता है कि भाई कभी पैनक्रियाज में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया, देन ये सीन होता है। अब इसका इलाज क्या है तो अभी बता देता हूँ कि सिंपल आपको क्या करना है, भाई इंसुलिन की प्रॉब्लम है तो हम इसमें एक्सटर्नल इंसुलिन देते हैं, इंसुलिन के पैचेस। और अगर आपने किसी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा तो बच्चों को मोस्टली आपने देखा होगा ये प्रॉब्लम जब होती है तो उन्हें इंसुलिन के पैचेस दिए जाते हैं, अलग से इंसुलिन लगाए जाते हैं। और अगर उन्हें ये इंसुलिन के पैचेस ना मिले ना तो वो डेंजरस हो जाते हैं, मौत भी आ सकती है। तो ये इंसुलिन पैचेस यानी कि टाइप 1 डायबिटीज हमारी एक क्रॉनिक कंडीशन है और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। शुक्र मनाओ कि ये इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, मोस्ट कॉमन हमारी है वो टाइप 2 डायबिटीज। अब जो टाइप 2 डायबिटीज है वो हमारी आती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। अब इसका मतलब क्या है, तो पहली बात तो ये मोस्टली एडल्ट में देखी जाती है, यानी कि जो भी आपने अपने बड़े बुजुर्ग मोस्टली देखे होंगे उनमें टाइप 2 डायबिटीज होती है। अब इसमें देखो पहला ही वर्ड इन्होंने क्लियर कर दिया क्या है, नॉन इंसुलिन है, यानी कि इसमें इंसुलिन से फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि इंसुलिन हमारा प्रेजेंट है या नहीं है उससे इतना फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या है, तो देखो यहाँ पर एक और एंट्री होती है जो हमारे सेल्स हैं इनके रिसेप्टर की। यानी कि इंसुलिन क्या कर रहे हैं एक्चुअल में कि इस ग्लूकोज को यहाँ से सेल के पास पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस ग्लूकोज को सेल्स के पास पहुंचा रहे हैं। अब ये सेल्स क्या कर रहे हैं, सेल्स रिसेप्टर के थ्रू क्या कर रहे हैं, इस ग्लूकोज को अपने यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं, यानी कि इनके एक तरह से दरवाजे हैं और इन्हीं दरवाजों पर रिसेप्टर बैठा है। अब ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज हमारा इन्हीं के थ्रू एंट्री ले रहा है और इनको एंट्री दिलवा रहा था हमारा इंसुलिन। ठीक है, ये पूरा फंडा चल रहा था। तो पहले केस में तो इंसुलिन नहीं था तो भाई एंट्री नहीं मिली, लेकिन दूसरे केस में क्या है, इंसुलिन है लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर क्या हो रही है, हमारी एंट्री यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो इस वाले सीन को ऐसे समझो कि मान लो आप लोग बाइक चला रहे हो और आपका चालान कट के आप बिना हेलमेट के चला रहे हो। तो पहला सीन है कि आपके चाचा हैं विधायक, तो आप बोले भाई चाचा विधायक है हमारे, आपने फोन लगाया चाचा इंसुलिन को कि भाई ये कंडीशन है, इंसुलिन चाचा है, और तुरंत उन्होंने क्या किया, आपको छुड़वा दिया और आपको एंट्री मिल गई कहीं पे। ठीक है, लेकिन दूसरे केस में क्या है, कोई ईमानदार पुलिस ऑफिसर पड़ गया और उसे किसी से डर नहीं लगता, तो यहाँ पर वो अपने चाचा को फोन लगा कि भाई हमारे चाचा विधायक हैं और वो अपने इंसुलिन चाचा को लेके आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ पर रिसेप्टर है हमारे जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर है वो उसको एंट्री नहीं देंगे। वो कहे भाई चाचा को ले आओ या ताया को ले आओ या पूरे के पूरे किसी को ले आओ, हम एंट्री नहीं देंगे तो नहीं देंगे। तो इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, कि यहाँ पर उन्हें उसके चाचा विधायक हैं या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ रहा, इंसुलिन है या नहीं है उससे उसको फर्क नहीं पड़ रहा, वो एंट्री नहीं देगा तो नहीं देगा। तो ये हमारा केस है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे जो रिसेप्टर वगैरह हैं इनमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है या हो सकता है इंसुलिन वगैरह है ना। तो ओवरऑल ये है कि हमारा जो यहाँ पर है एंट्री सेल के अंदर नहीं मिलेगी तो ग्लूकोज हमारा इधर आ जाएगा। तो ये हमारा होता है नॉन इंसुलिन, कि यहाँ इंसुलिन से फर्क नहीं पड़ रहा है। ये मोस्टली एडल्ट्स में देखा जाता है और इसमें जो ग्लूकोज का अपटेक, इस वाले प्रोसेस को हम अपटेक ऑफ ग्लूकोज बोलते हैं, यानी कि जो सेल हमारा ग्लूकोज को अपने अंदर लेता है इसको अपटेक ऑफ ग्लूकोज बोलते हैं। तो ये चीज़ हमारी नहीं हो पाती है। तो ये प्रॉब्लम हमारी आती है सेकंड के अंदर यहाँ पर, जिसमें हमारा ये पूरा वर्क नहीं करता। जो हमारे पहले वाले इसके लिए इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, सेकंड के लिए हमारे ड्रग्स चलते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो आई होप आपको ग्लूकोज की सारी कहानी समझ आ गई होगी।
अब ग्लूकोज हमें होता क्या हो इसके बारे में बात करें यहाँ पर, तो एक तो फैमिली हिस्ट्री, यानी कि अगर किसी को पहले से तय हो सकता है। दूसरा एज है, यानी कि जब बुढ़ापा आने लगता है तो वही ऑटोमेटिक बीमारियां होने लगती हैं। थर्ड है इंजरी टू पेशेंट, ये हमारा टाइप 1 के लिए कि अगर पैनक्रियाज में कोई इंजरी हो गई, इन्फेक्शन हो गया, ट्यूमर हो गया, सर्जरी हुई है, देन उस केस में क्या है कि इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा, तो टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है। सिंपल सी बात है। अब अगर रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें तो जो हमारे हाइपरटेंशन में से करीब हमारे सेम ही होंगे कि एक्सरसाइज अगर कम करते हो देन, हाई डाइट ऑफ लिपिड्स ज़्यादा अगर लेते हो देन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल आपकी हेल्दी कैन, स्ट्रेस अगर ज़्यादा लेते हो देन, ओबेसिटी अगर ज़्यादा है, मोटापा ज़्यादा देन, स्मोकिंग करते हो देन, ऑटो इम्यून डिसीज़ भी कई केस में हो जाती है किसी को, भाई जैसे HIV वगैरह हो गया, एड्स हो गया, तो उस केस में जब खुद के सेल्स ही खत्म होने लगेंगे देन ये भी हमारा एक तरह से डायबिटीज़ कॉज कर सकता है। फिर एक्सेसिव डाइट ऑफ कार्ब या शुगर, कोई ज़्यादा ही शुगर वगैरह खाता है, मीठा कोई ज़्यादा खाता है, तो उस केस में क्या है कि भाई ग्लूकोज जब हद से ज़्यादा ही दोगे तो हमारे जो सेल्स हैं वो भी तो लिमिटेड ही लेंगे, तो बाकी का हमारा क्या है ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो ये हमारे थे पॉजिटिव एजेंट्स, और इसमें सोडियम इंटेक भी बढ़ा लेना। सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो भाई बहुत ज़्यादा अगर आपको भूख लग रही है, क्योंकि भाई यहाँ पर भूख लगने का मतलब क्या है कि मेन डायबिटीज़ की प्रॉब्लम क्या है कि ग्लूकोज हमारा सेल्स के पास नहीं जा रहा, तो सेल्स तो भूखे हैं, एनर्जी तो कम है, तो जब एनर्जी कम है तो भाई आपको भूख लगेगी, आपको प्यास लगेगी, आपका वेट कम हो जाएगा, क्योंकि आपके सेल्स को कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाती है, अगर ऐसा कुछ आपको होता है तो आपको डायबिटीज़ होने के चांस है। फिर यूरिनेशन बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई ब्लड के अंदर शुगर बढ़ रहा है, इधर नहीं जा रहा, तो आपको बार बार क्या है यूरिनेशन जाना पड़ेगा, बार बार आपको हल्के होने जाना पड़ेगा। ब्लरी विजन, ये हाइपरटेंशन वाला है कि आपको भी धुंधला दिखेगा। एक्सट्रीम फैटिक, आपको बहुत ज़्यादा थकावट होगी, क्योंकि आपको सेल्स को कुछ नहीं मिल रहा है, तो भाई बहुत ज़्यादा थक जाओगे। अदर्स, वीक टायर्ड फीलिंग, ड्राई एंड इची स्किन, स्लो हीलिंग सोर्स, आपके घाव जल्दी नहीं भरेंगे, या गले में जो कोई सोर थ्रोट होगा वो भी नहीं होगा। डायग्नोसिस के बारे में अगर बात करें तो इसमें ब्लड शुगर या ब्लड टेस्ट ही हमारा, ब्लड टेस्ट पूरा लिया जाता है, वही हमारा इसी तरह हम चेक करते हैं। अगर इसको हम ट्रीट के बारे में बात करें तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो तो हमारा प्रिवेंटेबल है नहीं, उसके लिए आपको क्या इम्यून सिस्टम की जरूरत होता है, तो उसके लिए आपको बस क्या करना है, सिंपल इंसुलिन के पैचेस दिए जाते हैं और उसी के थ्रू वो बंदा हमारा ठीक होता है, जिंदा होता है। बाकी अगर देखा जाए तो हमारे ट्रीटमेंट है जैसे हमारा सिंपल एडजस्टमेंट टू डाइट, हम डाइट को अपना अगर ठीक कर लें, तो फिटनेस का रूटीन बना लें, देन रेगुलर चेकअप ऑफ ब्लड ग्लूकोज को रेगुलर, आपने देखा होगा कि ग्लूकोज के जो शुगर पेशेंट क्या करते हैं, बहुत टाइम रेगुलर चेक करवाते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गेट एटलीस्ट 150 मिनट पर वीक ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज सच एज वॉकिंग या साइकिलिंग, आपको वॉकिंग या साइकिलिंग करना बहुत ज़रूरी है, और एटलीस्ट पूरे हफ्ते में आप कम से कम 150 मिनट तो चलो। तो 150 मिनट देखा जाए पूरे हफ्ते में करीब 2-2.5 घंटे, तो डेली अगर आप आधा घंटे का भी बना लोगे ना, सुबह शाम 15-15 मिनट, वो भी आपके लिए बहुत है, तो आप करो एटलीस्ट, बिल्कुल मत बैठो, ठीक है। बाकी और देखा जाए ईट मोर फ्रूट्स वेजिटेबल होल ग्रेन, ये सारी चीज़ें खाओ, और जो आपके रिस्क फैक्टर है उसको कम करो। मेडिकेशन के बारे में बात करें तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हम यहाँ पर यूज़ करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए। इसमें सल्फोनिल यूरिया आता है, इसमें टोलुइटामाइड हो गया, क्लोरप्रोपामाइड हो गया, मेटमॉर्फिन हो गया, या एकारवेज, तो ये हमारे कुछ ड्रग्स हो गए। तो ये था हमारा पूरा डायबिटीज़ मेलेरिया, थोड़ा मैंने डिटेल्स में बताया क्योंकि ये एक जनरल डिजीज है, तो आपके बहुत काम आएगी। अब अगर हम बात करें थर्ड हमारी इसमें आती है कैंसर के बारे में, तो कैंसर भी हमारी एक बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है। तो इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है कैंसर में, कि जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं, जैसे मान लो ये अगर मैं बोलूँ ये हमारी बॉडी का सेल्स है, तो नॉर्मली क्या करता है इसमें माइटोसिस मियोसिस होगी, तो इस तरह हमारा क्या होगा, ये हमारा सेल पूरा बढ़ता जाता है। लेकिन कैंसर के केस में क्या होता है कि अगर मैं इधर कैंसर का बनाऊँ, तो मान लो इसमें अब नॉर्मल ग्रोथ होती है, मान लो एक सेल से हमारा यहाँ एक की जगह 2 4 5 हो गए, यहाँ से भी हमारी हो रही है, यहाँ से भी हमारी हो रही है, तो यहाँ पर क्या है अनलिमिटेड ग्रोथ, यानी कि अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होने लगती है। और इस केस में क्या हो जाता है कि अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ नॉर्मल, तो मान लो कि मेरा इधर जो सेल था वो मेरा सेल मान लो ये है हमारे, तो इस तरह हमारे ये सेल बनने थे। लेकिन इस केस में क्या होगा कि मान लो मैंने इस तरह ये सेल बनाया, तो इधर एक एक्स्ट्रा ट्यूमर टाइप हमारा निकल के आ जाता है पूरा। तो ये जो हमारी चीज़ है एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ अनकंट्रोल और ज़्यादा हुई, तो कोई जगह हमारा ज़्यादा निकल आया, तो ये इस तरह का हमारा एक ट्यूमर बन जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं कैंसर एक्चुअल में बोलते हैं। और स्टार्टिंग में, ये मैं अभी आप लोगों को एज वैसे बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग फेज में आप जितना ज़्यादा अगर जिसको जल्दी पता कर लोगे इस चीज़ को, उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, जितनी जल्दी पता लग जाएगा उतनी जल्दी आपका ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। तो आप पूरा समझ गए कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसीज विच इन्वॉल्व अबनॉर्मल अनकंट्रोल, यानी कि अबनॉर्मल और अनकंट्रोल, कंट्रोल नहीं होती, सेल डिवीजन होती है बॉडी में, और बहुत जल्दी ये हमारे बॉडी टिश्यू आसपास के एरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसको हम नियोप्लाज्म बोलते हैं एक तरह से, जो कैंसर है इसको। तो एन अबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म विच सेल ग्रोथ, ये मतलब वही कहानी है जो मैंने यहाँ पे लिखा था, ऐसी ग्रोथ हो जाती है, हमको नहीं चाहिए, इसको ट्यूमर बोलते हैं। अब मैंने स्टार्टिंग क्या बोला, क्योंकि एक कंडीशन होती है बिनाइन, एक होती है मैलिग्नेंट। तो बिनाइन कंडीशन हमारी बिल्कुल स्टार्टिंग बड़ी, इसको हम कैंसर नहीं बोल सकते, यानी कि अगर आपने हल्का फुल्का ऐसे पता लगा लिया तो ये चीज़ आप चेक कर लेना। और जो मैलिग्नेंट है वो हमारा डेंजरस, यानी कि अब ये हमारा फैल चुका है और ये हमारी पूरी बॉडी में फैल रहा है और ये डेंजरस है। अब तो भाई
बाई चांस है कि आप बचोगे, वरना नहीं बचोगे। तो बिनाइन कंडीशन को ही एक्चुअल में जो अभी ट्रीटमेंट आया ना कैंसर वगैरह के बहुत सारे हैं, तो वो बिनाइन कंडीशन के लिए ही है, क्योंकि ये भी बहुत डेंजरस है, लेकिन इससे बच जाएगा बंदा, ठीक हो जाएगा। क्योंकि एक तरह से इसको हम नो कैंसर ही बोल देते हैं, लेकिन जो मेलिग्नेंट है ये हमारा कैंसर पॉइंट है और इसमें बहुत कम चांस हो जाते हैं। तो भाई जितनी जल्दी आप अगली डायग्नोसिस कर लोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कैंसर की अगर कॉम्प्लिकेशन की भाई क्या क्या होता है, तो अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ ट्यूमर सेल हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इससे क्या होगा कि जो हमारे नॉर्मल सेल है उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो वही वाला हिसाब जो मैंने एक तरह से यहाँ पर बताया था जो डायबिटीज मेलाइटिस के केस में, कि यहाँ पर क्या है कि जैसे ग्लूकोज हमारा ब्लड में बढ़ गया तो यहाँ सेल को नहीं मिल रहा। सेम फटा यहाँ पर है कि जो हमारे मान लो कि ये कैंसर के सेल है, ये हमारे नॉर्मल सेल है, तो यहाँ पर एक खाना हमारा यही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि कैंसर के सेल हमारे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो सारा का सारा फूड हमारा ये ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर या तो कम मिलेगा या नॉर्मल मिलेगा। तो इस चक्कर में क्या होता है कि हमारी बॉडी डाउन वीक और सारा कुछ होने लगता है, और धीरे धीरे हमारी बॉडी खत्म होने लगती है। तो ये हमारा होता है यहाँ पर कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलते हैं। दूसरा ये इनवेट टिश्यू, यानी कि सबसे ज़्यादा होता है कि ये फैलता है, यानी कि ये एक टिश्यू में हमारा, तो हो सकता है कि यहाँ से धीरे धीरे हमारे दूसरी जगह भी पूरी बॉडी में इधर उधर फैल जाए, और इससे क्या होगा, हमारी बॉडी खत्म हो जाती है, ठीक है पूरा। बाकी नॉन अपोप्टोसिस की जो सेल हमारे होते हैं, आपको पता है कि सेल मरते भी हैं, नए बनते हैं, मरते हैं, लेकिन इस केस में क्या है, सेल मरना बंद हो जाते हैं, यानी कि जो पुराने सेल है वो मरेंगे ही नहीं, और जब नहीं मरेंगे तो भाई उस जगह ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी, और बहुत सारे आपने कॉम्प्लिकेशन वगैरह देखे होंगे। तो मेन चीज़ यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कैंसर है उसके अंदर जो हमारे सेल्स होते हैं, जो हमारे ये बढ़ रहे हैं, उनमें DNA चेंज हो जाता है, जीन म्यूटेशन हो जाती है। और इस केस में क्या है कि जो हमारे पूरा का पूरा सेल्स है उसने अपने आप को बदल ही लिया है, भाई अनलिमिटेड ग्रोथ कर रहा है और मर भी नहीं रहा है। तो ये हमारा होता है कैंसर। अब क्या क्या रीजन है इसके पीछे, पॉजिटिव रीजन है। सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पर आते हैं केमिकल्स और टॉक्सिक कंपाउंड, यानी कि जो आप लोग तंबाकू सिगरेट्स वगैरह खाते हो, बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करते हो, यानी कि जैसे एग्जाम्पल के लिए निकल, कैडमियम या बेंजीडियम ये हो गए, तो इन सबसे हमारे कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। सेकंड नंबर पे आती है रेडिएशन। रेडिएशन भी हमारे एक प्रॉपर रीज़न है कि भाई बहुत ज़्यादा कोई यूरेनियम वगैरह या यूवी रेज अनलिमिटेड सनलाइट से भी मिलती हैं बहुत ज़्यादा, और कई जगह पे आपने देखा होगा एक्सरे वगैरह, इनमें भी अल्फा बीटा गामा रेज हो गई या एक्स रेज हो गई। तो ये जो जितनी भी रेज है इन सबसे आप जितना बच सको उतना आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस होती हैं। और आपने वो भी सुना होगा कि भाई जो एक्सरे वगैरह इनमें प्रेग्नेंट लेडी नहीं जा सकती हैं, क्योंकि उनमें एक्सरे की रेंज वो मतलब नहीं जा सकती, बच्चा वगैरह नहीं जा सकता। इसीलिए आप जितना इनसे बचोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। हेरिडिटी के बारे में अगर बात करें तो ये हमारा होता है जेनेटिक, कि भाई पेरेंट्स में अगर है तो बच्चे में होने के चांस बढ़ जाते हैं। पैथोजेंस के बारे में बात करें तो कुछ वायरस बैक्टीरिया भी ऐसे हैं जो हमारे कैंसर बाद में कॉज कर सकते हैं। तो ये कुछ रीज़न है। बाकी अदर्स के बारे में बात करें तो डाइट अगर प्रॉपर नहीं है, तो एयर पॉल्यूशन एक हमारा रीज़न हो गया, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो गया, कई केस में इंडस्ट्री वगैरह से केमिकल्स वगैरह आते हैं वो हो गया, केमिकल एक्सपोजर हो गया, कई केस में केमिकल वगैरह छूट जाते हैं। स्मोकिंग एंड पैसिव स्मोकिंग। स्मोकिंग मतलब कोई पी रहा है, पैसिव कि भाई साथ में खड़ा हुआ बंदा भी उसी में से मतलब ऑटोमेटिक सांस ले रहा है तो उसमें जा रही है, तो ये पैसिव स्मोकिंग है। और ये आपने एक रील भी देखी होगी कि भाई हॉस्पिटल में आया हूँ कि दोस्त मुझे यहाँ कि वो पीता था, वो नहीं पीता था, मैं पीता था सिगरेट, वो बस मेरी सूंघ सूंघ के मर गया। फिजिकल इनएक्टिविटी, भाई बॉडी आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हो, देन ये हो सकता है। सिम्टम्स के बारे में अगर बात करें यहाँ पर, तो सिम्टम एंड साइन यहाँ पर क्या है कि मतलब हर एक कैंसर के अलग है, यानी कि इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो भाई वहाँ पे लंप क्रिएट होता है। तो ये लंप वर्ड एक तरह से देखा जाए, जो मैंने आपको इस तरह बनाया कि एक एक्स्ट्रा हमारी इस तरह से गांठ सी बन जाती है पूरी की पूरी, गलत मत समझना। तो ये बहुत ज़्यादा हमारा क्या हो जाता है, टाइट एक एरिया हो जाता है बहुत ज़्यादा, और अगर इसको टच करोगे तो ट्यूमर टाइप इसी को हम बोलते हैं। तो जो ट्यूमर के लिए हमारा एक लंप सा क्रिएट हो जाता है, वो चीज़ आपको प्रॉपर डायग्नोज करनी है कि ऐसा ना हो। अदर्स देखा जाए तो अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही है, भाई ज़्यादा ही हो रहा है। डिस्चार्ज यानी कि जो भी पसीना ज़्यादा आ रहा है, सिक्रेशन मिल्क सिक्रेशन है वो ज़्यादा हो रही है, यूरिन सिक्रेशन ज़्यादा हो रही है, सीमन सिक्रेशन ज़्यादा हो रही है, तो सिक्रेशन हमारी थोड़ी सी बढ़ जाती है। फिर यहाँ थिकनिंग और लंप इन द ब्रेस्ट, टेस्टिकल्स और एल्सवेयर, यानी कि कहीं भी देखा जाए टेस्टिस वगैरह में कई बार ये लंप बन जाता है हमारा, या बॉडी में कई जगह पर ये लंप क्रिएट हो जाएगा इस तरह से पूरा, या वो जगह हमारी थोड़ी सी मोटी हो जाती है जिसको हम सिंपल बोलते हैं। तो वो चीज़ आप प्रॉपर चेक कर लो। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इनडाइजेशन यानी कि खाना वगैरह प्रॉपर नहीं पचता और खाना निगलने में भी दिक्कत होती है। फिर बाकी ऑब्वियस चेंज इन द साइज, कलर, शेप और थिकनेस ऑफ अ वॉट और मोल, जो आपके तिल वगैरह होते हैं ना वहाँ पर भी आप देखना वो इनका कलर वगैरह, या वहाँ पर भी गांठ बनने के बहुत चांस होते हैं, वो भी आप प्रॉपर चेक कर लेना। फिर और सॉर थ्रोट दैट डज नॉट हील, ऐसे हमारे घाव होते हैं या ऐसे हमें गला खराब होगा वो ठीक ही नहीं होता है। फिर टायर्डनेस एंड वीकनेस, बहुत ज़्यादा थकावट रहती है और कमजोरी रहती है। फिर डायग्नोसिस के बारे में अगर बात करें तो इसमें सबसे बड़ा तो सेल्फ एग्जामिनेशन है, आप लंप वगैरह चेक करते रहो, कोई प्रॉब्लम कैसी भी ना हो। स्क्रीनिंग के बारे में अगर बात करें यहाँ पर तो भाई पूरा वो चेक करते हैं कैसे क्या है, एक्सरे हो गया, सिटी स्कैन हो गया, MRI हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सबसे हम इसको डायग्नोस
डायग्नोस कर सकते हैं। अब इसको रोकेंगे कैसे प्रिंसिपल? सबसे मेन वही है कि अर्ली डायग्नोसिस जितनी जल्दी आप कर लोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्यूमर को पहचान लो। फिर नेवर स्टार्ट स्मोकिंग तंबाकू, ये भाई कभी स्टार्ट ही नहीं करनी है, मजाक में कैसे भी करो ही ना। और एल्कोहल कम से कम, भाई एल्कोहल नहीं रोक पाते तो जितना कम हो सके उतना कम, पर स्मोकिंग तंबाकू ये तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करने हैं, जितना बच के रहो, और करते हो तो बिल्कुल बंद कर दो। फिर अवॉइडिंग एक्सेस सनलाइट वगैरह, ज़्यादा भी एक्स्ट्रा मत लो, और रेडिएशन वगैरह से आपको बिल्कुल बचना है। केमिकल टॉक्सिन से आपको बचना है। ये जो आपने रिस्क फैक्टर कॉजेज पड़े उन्हीं को बस आप रोक दोगे तो आपका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। अवॉइड कॉन्टैक्ट विद सर्टेन वायरस बैक्टीरिया से बच के रहो, और मेडिकल केयर रेगुलर लो, और पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखो। अब यहाँ पर अगर ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो हमारा कीमोथेरेपी, इसमें हम दवाइयों के बारे में बात करते हैं, हमारा मैक्लोरोमीथामाइन हो गया, फ्लोरोयूरेसिल, मरकैप्टोपिरिन, ये हमारे कोई दवाई हो गई यहाँ पर, ठीक है। ये इम्यूनोथेरेपी मतलब इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है। रेडिएशन थेरेपी में कई केस में हम यूज़ करते हैं हाई डोज रेडिएशन से कैंसर सेल को मारने के लिए, यानी कि मान लो कई जगह आपको लग रहा है लंप क्रिएट हो रहा है, उस जगह हम रेडिएशन थेरेपी से उस लंप को खत्म करते हैं। लेकिन ये डेंजरस भी है क्योंकि रेडिएशन खुद ही कॉज करती है कैंसर को, तो इसीलिए सर्जरी, यानी कि हम उस एरिया को कट कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा मतलब डेंजरस होता है सर्जरी, क्योंकि हो सकता है कि भाई सर्जरी करते टाइम वो हमारा फैल जाए इधर उधर, और कट वर्क लगने की वजह से हमारा और ज़्यादा वो डेंजरस हो सकता है। तो ये भी हमारे डेंजर पर करना पड़ता है सब कुछ, ठीक है। बाकी यहाँ पर हमारे जो US फूड है, इन लोगों ने कुछ वैक्सीन भी हमारी दी है यहाँ पर, जैसे हेपेटाइटिस B वायरस के लिए वैक्सीन दी है, हिमोनोपैपिलोमा वायरस के लिए वैक्सीन दी है, तो ये हमारे कुछ प्रिवेंट कर सकती है। तो ये था हमारा पूरा कैंसर के बारे में, डिटेल्स मैंने पहले पढ़ाई, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। अब हमारा सबसे लास्ट इस पूरी यूनिट का टॉपिक आता है, काफ़ी बड़ी यूनिट हो गई, ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग सब्सटेंस अब्यूज़। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ड्रग क्या होता है, तो ड्रग हमारा कोई भी ऐसा सब्सटेंस है खाने के अलावा जो हमारी बॉडी में प्रिवेंट करे, डायग्नोस करे, ट्रीट करे, या सिम्टम्स को हमारे रिलीव करे। जैसे मान लो बुखार आ रहा है, तेज दर्द हो रहा है, सर दर्द होता है, इन सबको हमारा ठीक करे, तो यही हमारे क्या होते हैं, ड्रग्स होते हैं एक्चुअल में। अब ये ड्रग्स हमारे प्रिस्क्रिप्शन भी हो सकते हैं, OTC भी हो सकते हैं, एल्कोहल भी हो सकते हैं, तम्बाकू भी हो सकता है, इलीगल भी होता है, जैसे कोकेन वगैरह हो गए। तो ये हमारे हर तरह के ड्रग्स हमारे इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अब हमको दोनों टॉपिक समझ आए। तो ड्रग एडिक्शन के बारे में अगर बात करें सिंपल, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है या जो हमारी बॉडी है वो किसी ड्रग पर डिपेंड हो जाती है और उसके लिए एडिक्ट हो जाती है। एडिक्ट मतलब जैसे सिंपल अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं यहाँ पर, कि बहुत लोग को आपने देखा होगा जो ड्रग्स यूज़ करते हैं। अब कहोगे ड्रग्स तो यही है, वो वाले ड्रग्स नहीं, एक्चुअल में जो कोकेन होता है हमारा, या हमारा ओपियम वगैरह होता है, तो कोकेन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या मॉर्फिन का। तो उसमें क्या करते हैं ये लोग, ऐसे करके पूरा बनाते हैं, पूरा खम्मा करके, मूवीज़ में आपने मोस्टली केस में देखा होगा, तो उसको ये अपने नोज़ के थ्रू इनहेल करते हैं। तो ये एक्चुअल में होता है, और इससे वो एडिक्ट हो जाते हैं। अगर वो उन्हें ये ड्रग नहीं मिलेगा तो वो पागल से होने लगते हैं, उनको चाहिए ही चाहिए। तो एडिक्शन हमारा एक्चुअल में क्या है कि एक क्रॉनिक ब्रेन डिसऑर्डर है, यानी कि क्रॉनिक इसलिए कि भाई ठीक ही नहीं होते बंदों को, कितना भी करा लो ठीक ही नहीं हो रहा बंदा। तो एक क्रॉनिक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसके अंदर पेशेंट क्या करता है, कंटिन्यूअसली यूजेस द ड्रग इन एक्सेस में वो ड्रग का यूज़ करता है, और अनेबल टू स्टॉप कंज्यूमिंग द ड्रग। और वो अनेबल यानी कि वो खुद ही चाह कर भी उस चीज़ को रोक नहीं पाता है, तो ये एक्चुअल में ड्रग एडिक्शन है। चाह कर रोक ले तो वो एडिक्शन नहीं है, चाह कर भी यानी कि खुद भी अगर सोचे ना कि आज मैं ये ड्रग नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी वो ले लेता है, तो ये हमारे एक्चुअल में ड्रग एडिक्शन है। ये आपने मूवीज़ में देखा होगा, कसम खा के सब बचता है लेकिन फिर भी वो रोक नहीं पाता है। और अगर हम एल्कोहल यानी कि जो दारू वगैरह सारा पीते हैं उसको भी अगर एक्सेस में करते हैं तो वो भी यही प्रॉब्लम कॉज करेगा, इसलिए बच के रहो भाई लोगों। तो एक्चुअल में ये करता क्या है कि हमारे ब्रेन में पूरा फंक्शनल चेंज कर देगा, जिससे हमको उस ड्रग लेने की अर्ज लगेगी। अर्ज मतलब चाहत, बहुत ज़्यादा मरते हैं, तड़पते हैं, प्यार में भी लोग तड़पते हैं, तो वो भी एक तरह से लव एडिक्शन हो गया। तो हर चीज़ से बच के रहना है, लिमिट में करना है। ड्रग एब्यूज़ के बारे में बात करें तो इसमें लोग क्या करते हैं, अपने ड्रग का प्लीजरेबल इफेक्ट के लिए, यानी कि प्लीजर मिलता है उनको, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, उसके लिए वो उस ड्रग का अनयूजुअल यूज़ करते हैं, नहीं चाहिए तब भी यूज़ कर रहे हैं। अब ड्रग एब्यूज़ बहुत केस में आपने सुना होगा कि एक कोरेक्स सिरप आती थी, लोग पहले क्या करते थे कि अल्कोहल प्रॉपर नहीं मिलता था तो कोरेक्स सिरप को पीने लग जाते थे, और वो अल्कोहल, क्योंकि भाई उसमें अल्कोहल ज़्यादा होता है खांसी को ठीक करने के लिए, तो लोग उसको पी के नशे करते थे, पी के सो जाते थे, क्योंकि भाई पूरी बोतल 100-150 की आती थी, वो 60-70 में आ जाती थी। तो लोग ये भी काम किया था, वो ड्रग एब्यूज़ हो गया एक्चुअल में, कि ड्रग का उन्होंने क्या किया, मिस यूज़ किया वहाँ पर। तो मिस यूज़ करना ही ड्रग का हमारा ड्रग एब्यूज़ कहलाता है। अब जो इट इज अननेसेसरी, और इसको और डिफाइन करें बोल सकते हैं, इट इज़ अननेसेसरी यूज़ ऑफ टू मैनी ड्रग्स विच मे लीड टू फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। अब इसमें क्या है, बहुत लोग अनयूजुअल यानी कि नहीं चाहिए फिर भी लोग का यूज़ कर रहे हैं, इससे क्या होता है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो सकते हैं। जो अनयूजुअल यूज़ कर रहे हैं, अननेसेसरी यूज़ कर रहे हैं, उसी को हम ड्रग एब्यूज़ बोलते हैं। अब एग्जाम्पल हमारे एडिक्शन इन दोनों के लिए हमारा आता है कोकेन,
या हेरोइन हो गया। सम अदर पेन किलर्स को लोग कुछ ज़्यादा ही यूज़ करते हैं, स्लीपिंग पिल्स हो गए, बहुत ज़्यादा किसी को स्लीपिंग पिल्स की इतनी आदत पड़ जाती है कि बिना पिल्स के फिर उन्हें नींद ही नहीं आएगी। ट्रैंकुलाइजर्स हो गया या ओटीसी मेडिसिन, इसके बारे में कौन कौन जानता है? कुछ अलग सा वर्ड लगाना, चलो ठीक है कमेंट्स में लिख के बताओ। तो ये हमारा हो गया। बाकी कैफीन की, बहुत लोगों को चाय या कॉफ़ी की भी इतनी आदत पड़ जाती है कि बिना उसके उन्हें नींद ही नहीं आती। बहुत लोगों को सिगरेट की आदत, क्योंकि उसमें निकोटिनिक हो जाता है, इतनी आदत पड़ जाती है कि सुबह उसके बिना हल्के भी नहीं हो सकते। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है जो इस चीज़ों से हो सकते हैं। तो इसके पीछे कॉज क्या है? तो सिंपल देखा जाए तो भाई अगर कोई एक्सेसिव यूज़ करता है, यानी कि पहले थोड़ा किया लेकिन फिर एक्सेसिव यूज़ कर रहा है, या कंटिन्यूस यूज़ कर रहा है किसी ड्रग का अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, इवन छोटी छोटी प्रॉब्लम पर भी, मान लो सर दर्द हुआ हल्का सा, चलो दवाई खा लेते हैं, थोड़ा सा बुखार आया, चलो भाई डोलो खाते हैं, चलो 50 mg खाते हैं, पैरासीटामोल खाते हैं। और जब आप एक्सेसिव यूज़ करोगे तो ये भी आपके लिए क्या है, नुकसानदायक हो सकता है, आप इससे एडिक्ट हो सकते हो। सेकंड वही है अर्ली ड्रग यूज, यानी कि वही मैंने बताया कि आप जल्दी यूज़ करने लग जाते हो। फिर फैमिली हिस्ट्री ऑफ एडिक्शन, अगर किसी और को एडिक्शन है तो भाई हो सकता है, हर चीज़ आ सकता है। बाकी एब्यूज़, नेग्लिजेंस या अदर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो गया, कोई भाई ऐसी चीज़ तुम्हारे साथ हो रखी है कि तुम जानबूझ के, से भाई दिल टूट गया तो शराब पी रहे हैं, कुछ ऐसा कांड हो गया, आप ज़बरदस्ती पी रहे हो, तो ये हमारी चीज़ आती है। मेंटल डिसऑर्डर, अगर कोई एंजाइटी या डिप्रेशन से गुजरा देन तो उसके पास खुद ही इतनी सारी दवाइयाँ होती हैं उन चीज़ों की, और वो और भी शराब वगैरह पीने लगता है। फिर स्मोकिंग और इंजेक्टिंग का ड्रग, अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते हो या कोई ड्रग वगैरह इंजेक्ट, कई लोग इंजेक्शन वगैरह लगा के भी ड्रग्स लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। उसके अलावा प्लीजरेबल इफेक्ट के लिए भी लोग इसका यूज़ करते हैं। तो ये हमारे इसके कुछ कॉजेज हो गए। अब सिम्टम्स के बारे में अगर बात करें तो सिंपल सा सिम्टम, आप भाई उसके बिना नहीं रह सकते, तो अनेबल टू स्टॉप कंज्यूमिंग एनी ड्रग, ये आपका सिम्टम हो गया। ड्रग टॉलरेंस हो जाती है, यानी कि आप कोई ड्रग बार बार लोगे तो अब उस ड्रग का आपको इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ये होगी प्रॉब्लम। फिर कंटिन्यूस यूज ऑफ ड्रग इवन आफ्टर नोइंग इट्स हार्मफुल इफेक्ट, यानी कि आपको पता है वो ड्रग हमारा खतरनाक है, आपने हर एक छेनी गुटखा के ऊपर आपने वो गंदा सा मुंह बना हुआ देखा होगा कैंसर का, लेकिन उसके बाद भी आप उसको खा रहे हो, ये आपके लिए एडिक्शन हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। बाकी इससे नुकसान क्या हो सकते हैं सिम्टम में, कि अगर आपने मान लो 24 घंटे आपने छोड़ दी वो चीज़, बेटा आपने नहीं ली वो दवाई, ड्रग नहीं लिया, 24 घंटे के अंदर आपको पसीना आएगा, एंजाइटी चिल्स, आप लोगों ने मूवी में देखा होगा हीरो या कोई ऐसा करता है, एकदम तड़पने लगता है, परेशान होता है, स्वेटिंग आने लगती है। फिर अगर 24 एक दिन से ज़्यादा हो गया, आपको नोजिया, फीवर, हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी हाई हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है, और एक हफ्ता हो गया तो मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, इंसोम्निया, आपको नींद ना आना, बहुत सारी प्रॉब्लम। ये तो कुछ लिखिए, बाकी इसके अलावा भी कुछ डेंजरस भी होते हैं कि कई लोग भाई मर भी जाते हैं अगर उसको वो ड्रग ना मिले, क्योंकि बॉडी उस ड्रग पे डिपेंड हो जाती है, देन आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है। अब डायग्नोस तो भाई सिंपल मॉनिटर करेंगे, पेशेंट को पता लग जाएगा। बाकी ब्लड, यूरिन और अदर लैब टेस्ट है, इसमें हम उसके फ्लूइड में, यानी कि ब्लड के अंदर पता कर सकते हैं इसने कौन सा ड्रग खाया, कैसे खाया, सिंपल सी बात है। बाकी अब अगर हम इसको प्रिवेंट, कंट्रोल कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि भाई जितना प्रिवेंट की बात करें तो जितना कम से कम हो सके उतना ड्रग आपको यूज़ करना है स्टार्टिंग में, और तभी खाओ जब आपको रियल में उस चीज़ की ज़रूरत होगा। बाकी मॉर्फिन एक ऐसा ड्रग है जो थोड़ा डेंजरस है, उसकी आदत लग सकती है, उसका यूज़ ना करो। उसके अलावा यहाँ पर क्या है और देखा जाए, डिटॉक्सिफिकेशन, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो ज़्यादा नुकसान देते हैं, आप हॉस्पिटलाइज जाओ। बाकी और अगर यहाँ देखा जाए तो रिहेबिलाइजेशन देखा जाए, बाकी और प्रिवेंशन देखा जाए तो आप क्या करोगे, स्मोकिंग एंड एल्कोहल कंजप्शन आपको बिल्कुल डाउन कर देना है। और सिंपल यहाँ पर देखा जाए तो रिहेबिलाइजेशन है, यानी कि रिहेबिलाइजेशन सेंटर बने हुए हैं जिसमें लोग क्या करते हैं, शराब छुड़वाओ, ड्रग छुड़वाओ, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों ने देखी होगी। तो यही हमारा मतलब पूरा का पूरा ये था सारा का सारा ड्रग एडिक्शन के बारे में। तो आई होप आपको सारी की सारी कहानी समझ आ गई होगी। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। अगर आपको कोई भी डाउट्स है कमेंट करके फिर आप पूछ सकते हो। तो ये 4 टॉपिक थे लेकिन इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको सारी कहानी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फैन थैंक यू, टेक केयर एंड आप सभी लोग अपना अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। और कमेंट्स में जो पूछा है कमेंट्स करके बता सकते।